सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सहआचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने, जैसा कि हमारे पहले लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, जो कि है मेटल और लिगेंड जो है उसके मध्य बॉन्डिंग के संबंध में। तो जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग जो है, जो कि मेटल कॉम्प्लेक्सेस में होती है, उसकी जो प्रकृति है और उसकी जो बॉन्डिंग है, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। और कल अपन लोगों ने बात की थी कि जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है उसके अंदर कौन कौन से उसकी लिमिटेशंस जो हैं वो होती हैं, यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत जो है उसकी कौन कौन सी कमियां हैं, उसके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी। आज हम बात करते हैं उसके बाद फर्स्ट जो थ्योरी है, जो कि हम थर्ड ईयर के अंदर जिसको हम पढ़ेंगे वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। जैसा कि कल आपको बताया था कि बेथे और वेन वेजेक ने इस सिद्धांत को विकसित किया था। तो हेंस बेथे ने 1929 में किसी आयनिक क्रिस्टल की जालक में एक विलगित या आइसोलेटेड धनायन को रखकर उस धनायन पर इसे घेरे रखने वाले ऋणायनों के प्रभाव का अध्ययन किया। मतलब एक आयनिक क्रिस्टल की हम बात कर रहे हैं, उस आयनिक क्रिस्टल में एक धनायन है और उस धनायन को जो चारों तरफ से जो ऋणायन ने घेर रखा है, उसके ऋणायन से उस पर क्या प्रभाव होता है, उस मॉडल को उन्होंने यहाँ पर काम में लिया और उसी कारण से इसको हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं, जिसके बारे में अपन आगे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगी ये बात। उस धनायन पर उसे घेरे रखने वाले ऋणायनों के प्रभाव का अध्ययन किया, अर्थात क्रिस्टलों में पाए जाने वाले स्थिर विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड, जिसे हम क्रिस्टल फील्ड भी कहते हैं, उसमें किसी स्वतंत्र आयन को रखकर उसके ऊर्जा स्तरों में आने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया। इस सिद्धांत को क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि मूल रूप से यह सिद्धांत का अनुप्रयोग आयनिक क्रिस्टलों पर किया गया। तो जो कि आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं उसमें एक कैटायन है और उसके चारों तरफ जो एनायन है, उसका जो एनायन है उसके कारण से उस धनायन के पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको सबसे पहले जो है उन्होंने इस मॉडल में स्टडी किया और इसी कारण से इसका नाम जो है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो दिया गया। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु जो हैं वो अपन इसको पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यह सिद्धांत जो है वो धातु लिगेंड बंधों को 100% आयनिक मानता है। इसमें जो मेटल और लिगेंड के बीच की जो बॉन्डिंग है उसको हम कहते हैं इट इज़ 100% आयनिक। इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन तथा लिगेंड बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज की भांति व्यवहार करते हैं तथा इनके मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो पाया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी संकुल केंद्रीय धनायन से घिरे ऋणायन, जैसे फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, साइनाइड आयन, जिसे हम बिंदु आवेश कहते हैं, तथा उदासीन अणु जैसे अमोनिया, वाटर, जिसे बिंदु द्विध्रुव या पॉइंट डाइपोल कहते हैं, इसका संयुग्मन होता है। यानी कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है वो इन दोनों चीज़ों से, यानी कि सेंट्रल मेटल आयन से और उसको घेरे रखने वाले जो लिगेंड्स हैं उनसे मिलकर बना होता है। ये लिगेंड्स जो होते हैं ये पॉइंट चार्जेस के रूप में भी हो सकते हैं और पॉइंट डाइपोल के रूप में भी हो सकते हैं। यहाँ जो है धातु आयन जो है वो धन बिंदु आवेश तथा लिगेंड के मध्य उनके बीच में एक स्थिर विद्युत आकर्षण होता है। मतलब यहाँ जो मेटल है उसके बीच में और लिगेंड्स के बीच में जो है वो एक प्रकार का अट्रैक्शन जो है वो होता है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये बताता है कि इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो 100% है और मेटल जो है वो पॉइंट चार्ज के रूप में है और जो उसको घेरे रखने वाले जो लिगेंड्स हैं वो भी पॉइंट चार्ज के रूप में हैं। और अगर वो कोई अणु है, उदासीन अणु है,
तो वो क्या है, वो पॉइंट डाइपोल के रूप में है, और इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो पूर्ण रूप से विद्युत इंटरेक्शन है। इसके बाद पॉइंट नंबर, इसको देखिए हम यहाँ देख सकते हैं, यदि लिगेंड जो है वो ध्रुवीय अणु यानी पोलर मॉलिक्यूल है जैसे अमोनिया, वाटर आदि, तो इन अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसका जो ऋणीय ध्रुव है वो धातु आयन की तरफ होगा, उसे बिंदु द्विध्रुव या पॉइंट डाइपोल के रूप में बताया जा सकता है। तो देखिए यहाँ हम देख सकते हैं अमोनिया और वाटर को यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो जो है वो टुवर्ड्स मेटल की तरफ पॉइंटेड होगा। इसी तरह से वाटर के अंदर भी जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टुवर्ड्स मेटल की तरफ पॉइंटेड होंगे। फिर अगला बिंदु है, यह सिद्धांत लिगेंड के कक्षकों में स्थित इलेक्ट्रॉनों को धातु आयन के डी कक्षकों में जाना अस्वीकार करता है। अन्य शब्दों में हम कहें तो धातु आयन कक्षकों का लिगेंड के कक्षकों से कोई भी अतिव्यापन नहीं होता, अर्थात धातु और लिगेंड के मध्य की प्रकृति जो है वो आयनिक होती है। इसके अंदर मतलब ये है कि लिगेंड्स जो है और मेटल जो है उनके ऑर्बिटल्स के बीच में आपस में कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो 100% जो है वो आयनिक होता है, कोवेलेंट नहीं होता। इसके बाद में है, धातु परमाणु अथवा आयन के 5 डी कक्षक समान ऊर्जा वाले समभ्रंश यानी डीजेनरेट होते हैं। यानी जो मेटल एटम पर जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो सामान्य रूप से वो सामान्य अवस्था में जो है वो डीजेनरेट होंगे, उनकी ऊर्जा समान होगी। लेकिन संकुल बनाने के लिए जो ही लिगेंड इनके संपर्क में आते हैं या इनके नज़दीक आते हैं, इनकी ऊर्जा समान नहीं रह पाती और वे विभिन्न ऊर्जा कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। धातु आयन के कक्षकों की समभ्रंशता या जिसको अपन डीजेनरेसी कहते हैं वो बनी रहती है या समाप्त होती है। वो बात क्रिस्टल की ज्यामिति और कक्षकों की आकृति पर निर्भर करती है। तो सामान्य अवस्था में धातु के अंदर जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो समान रूप से समभ्रंश में या डीजेनरेट अवस्था में रहते हैं। लेकिन जैसे ही लिगेंड्स जो है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उसके नज़दीक आते हैं तो उसकी ऊर्जा में जो है वो अंतर आता है और ये इसमें स्प्लिटिंग होती है। फिर है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को समझाने हेतु डी कक्षकों की आकृति एवं इनके अभिविन्यास या ओरिएंटेशन को जानना आवश्यक है। हमें पता होना चाहिए कि डी कक्षक जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और वो किस प्रकार से अभिविन्यासित रहते हैं, उनका स्पेस में ओरिएंटेशन कैसे रहता है। तो डी कक्षक जो होते हैं वो 5 होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ये सभी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जानते हैं कि टोटल 5 टाइप के जो है डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इनमें से डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर व डी जेड स्क्वायर जो 2 कक्षक हैं जो कक्ष हैं वो 2 अक्षों की ओर इंगित रहते हैं और इन्हें हम ईजी कक्षक कहते हैं। यानी कि ये ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस रहते हैं, इनको हम ईजी ऑर्बिटल्स कहते हैं। जबकि इसके विपरीत डी एक्स वाई, डी वाई जेड तथा डी एक्स जेड जो है वो 3 डी कक्षक जो हैं ये 3 अक्ष जो हैं एक्स वाई और जेड इनके मध्य में स्थित रहते हैं। इनके अलोंग द एक्सिस नहीं रहते, ये इन बिटवीन द एक्सिस रहते हैं और इन्हें हम T2G कक्षक कहते हैं। तो सामान्य परिस्थितियों में इन 5 डी कक्षकों की ऊर्जा जो है वो एकदम समान या जिसको अपन कहते हैं डीजेनरेट रहती है। लेकिन जब ये संकुल बनाते हैं तो विभिन्न संख्याओं में विभिन्न दिशाओं से जब लिगेंड इनके नज़दीक आते हैं तो Eg और T2G कक्षकों के ये 2 सेट में ये विभक्त हो जाते हैं। यानी कि ये 2 सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं, T2G में और Eg में। इसको अपन यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये DXY, DYZ और DXZ ये 3 कक्षक जो हैं ये कहलाते हैं T2G कक्षक, क्योंकि ये इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। और DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर वाई स्क्वायर ये जो कक्षक होते हैं ये अलोंग द एक्सिस होते हैं, इसलिए इनको हम ईजी श्रेणी जो है उसके कक्षक कहते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है इसकी जो विभिन्न बिंदु हैं उसमें हमें
जो है ये समझना है कि पहले किस तरह से जो मेटल है उस मेटल के अंदर जो डी कक्षक हैं जब तक कि लिगेंड्स उसके बहुत नज़दीक नहीं आते तब तक वो डीजेनरेट अवस्था में रहते हैं, और किस तरह से वो जो है पांचों डी ऑर्बिटल्स जो है उसके अंदर होते हैं। इनके बीच का जो इंटरेक्शन है लिगेंड्स और मेटल के बीच का वो 100% आयनिक होता है, और लिगेंड्स जो हैं उनको हम पॉइंट चार्जेस मानते हैं या पॉइंट डाइपोल मानते हैं, और जब पॉइंट डाइपोल मानते हैं तो उसमें जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनका डायरेक्शन जो है वो मेटल की तरफ होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो कोवेलेंट नहीं है, यानी किसी भी प्रकार का जो है मेटल ऑर्बिटल्स और लिगेंड ऑर्बिटल्स के बीच का जो ओवरलैपिंग है वो ऑर्बिटल्स के बीच का ओवरलैपिंग वो किसी भी अवस्था में नहीं होता है। तो इस तरह से हमने आज जो है इनके 4 मुख्य बिंदु जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हैं उनके बारे में बात की। अब हम अगले टर्न पे जो है इसके बाकी बचे बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।